151 and here is a 152, right? Now hope so everything is clear. Yes. Now Yes, ma'am. 152. Okay. 152 पॉट लक डिनर। ये ऐसा होता है जब सपोज दैट 10-20 जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सब अपने अपने घर से कुछ खाने के सामान लेकर आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 52 में, क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, पॉट लक डिनर। ठीक है, जैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं ना, तो सब कुछ ना कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए, वैसे ही समथिंग ये भी होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 153, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, जो पुराने चीजों का बदला ले, नॉट टू टेक रिवेंज, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ बियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, इसमें क्या होना चाहिए 54 में? तो एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, कुछ लोग होते हैं ना अपनी बातें बड़े खुल के बोल देते हैं, मीन्स उन्हें कुछ ऐसा हाइड एंड सीक नहीं करने आता ना, ओपनली शो योर फीलिंग्स एंड इमोशंस रादर देन कीपिंग देम इनसाइड आर हिडन ना, कुछ लोग अपने अंदर रखते हैं, बट ऐसे पर्सन जो अपने हार्ट को अपने स्लीव में लेके चलते हैं, तो सब कुछ एकदम खुल के बातें कर लेते हैं, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इसमें एक ऑप्शन और भी आप सबको मिल सकता है, जिसे बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है ना, या विद्वान पर्सन के लिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन हालांकि हमें जो ऑप्शन मिल रहा है उसमें हमें चूज करना पड़ेगा, तो इसमें होगा प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, ठीक है ना, जो साहित्यिक चीजों से जुड़ा हो, खासकर पेशेवर जो लेखक हो उनके लिए वर्ड यूज किया था मैन ऑफ लेटर्स, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ए मैन ऑफ स्कॉलर भी होता है शायद मैम, ए मैन ऑफ हाँ स्कॉलर। हाँ, वही वही मैं बता रही हूँ ना कि स्कॉलर्स के लिए यस भी यूज किया जाता है, यस जैसे विद्वता के लिए, विद्वान के लिए ना, यस अगर ये यस। ऑप्शन, हाँ अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा वो भी रहेगा तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, स्कैप यस मैम। गोट्स, वेल नोन, बलि का बकरा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, गलती करे कोई भरे कोई, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत टफ सिचुएशन में फंस गए हैं, क्या करें क्या ना करें, वही स्थिति में हो जाता है, तो इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ब्राउन स्टडी, ऐसे स्टडी जिसमें बहुत डीप स्टडी किया जाता है, बोल सकते Deeply हैं डीप इन studied, deep in thought. थॉट, हाँ डीप इन थॉट, बहुत गहरा सोच। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि किकिंग हिज हील्स, इसको बोल सकते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके, देन व्हाट शुड बी करेक्ट, फोर्स टू वेट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है 60, पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का क्या होता है, जो अ, जिसे बोल सकते हैं डायरेक्टली, डिस्परेटली। डायरेक्टली होगा डिस्परेट ना, देखिए डायरेक्टली। पॉइंट ब्लैंक मीन्स होता है बहुत करीबी, ठीक है ना, यहाँ पे बोल रहा है शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, ये जो क्राइम है उसमें अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के लिए मना कर रही है ना, डिनाइड कर रही है, इनकार कर रही है, राइट, तो यहाँ पे मतलब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग? यस मैम। 61 ऑप्शन, अच्छा 59, ओके ओके सर जी, नाउ यू कैन सी। Okay, okay. नाउ नेक्स्ट 61, it is a hard to strike a bargain with a woman, then finalize a deal, what should be correct, option A should be correct। now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, he took his father's advice to heart, बहुत सीरियस लेना, ठीक है ना, उन्होंने अपने फादर का जो एडवाइस था उसको क्या लिया, दिल से लिया, मीन बहुत सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। गिव मी अ हैंड, अगर कोई आपका हाथ मांगता है तो क्या करने के लिए मांगता है, हेल्प के लिए मांगता है, हेल्प मी विद, ओके, देन ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। हालांकि हाथ मांगने के कई अर्थ होते हैं,
वो अर्थ आप लोग ना समझिएगा। नाउ फ्लिंग अवे क्या होता है? फ्लिंग अवे का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई चीज दूर फेंकना हो सकता है, दूर फेंकना या रास्ते से हटाना, ठीक है। देन हियर इज अ टू थ्रो वायलेंटली, कोई चीज फेंकना बहुत ही ज्यादा वायलेंटली मैनर से, ओके। स्टिक बाय का क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाँ, adhere closely, very nice, to continue to support or to be loyal, both are correct, okay. Means here is option A should be correct. Now to this last one, wink at what should be correct? To pretend not to see, कभी कभी हम देखे रहते हैं, कोई पूछता है कि ये चीज आपने देखा नो, मीन्स होता है ना देखने का दिखावा करना, okay. Here is a completed 166 question. Then if you have any doubts related any question, then we can discuss it. Have you any doubt? Yes. No Thank you, doubts, ma'am. ma'am. Thank you very much, ma'am. No, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome everyone. Thank you, ma'am. Welcome everyone. आगे के सेशन के लिए लाल सर से रिक्वेस्ट करेंगे. Okay. Thank you very much. Good evening to all of you. Good evening, My sir. perfectly audible? Good evening, sir. Good evening, Very sir. good evening. Good evening to all of you. वॉइस मेरी प्रॉपर्ली आ रही है आप लोगों को? जी. Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वेल नोन है कि हम लोग नाउन जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं. और कल जहाँ तक कि हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे. ये कुछ यहाँ से हमको आगे प्रोसीड करना है. कुछ अदर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन. इसे देखिए, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेंज मिल रही हैं, ठीक है. वैसे तो खैर इतने दिनों से आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं. हमारा अपना मानना है और सही भी है कि आप सभी लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ रखा होगा, लेकिन कई कुछ चीज़ें आपको मिलती होंगी जो कहीं ना कहीं उसमें से या तो मिस्टेक होती होगी या तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्किप हो गई होंगी, ठीक है. एक आध चीज़ें तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है. हम लोगों का उद्देश्य जो है यही है कि एग्ज़ाम तक चीज़ें वो भी जो भी जहाँ से जो बनने वाली इस टॉपिक से हैं वो कोई छूटने न पाए. तो इस तरह से हम लोगों का प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं. बाकी और अगर किसी का कोई सलाह सुझाव रहता है तो बीच बीच में आप लोगों से सलाह मशवरा लिया जाता रहता है, पूछा भी जाता रहता है. तो उसके हिसाब से आप लोग भी अपना सजेशन, जो भी सजेशन है वो आप दे सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. एक बार और आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए. द स्क्रीन इज विजिबल एंड वॉइस इज क्लियर, देन वी Yes, कैन sir. स्टार्ट Yes, नाउ. sir. यस सर, क्लियर है सर. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. देखते हैं. देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो हमारे होते हैं, हम सबको पता है कि उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है. अनकाउंटेबल जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिनकी गणना नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक. और ये कुछ हमारे ऐसे रूल्स हैं, नाउन के पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है. इंडिफिनिट आर्टिकल नॉट यूज बिफोर देम, ठीक. कोई भी इंडिफिनिट आर्टिकल इनके पहले यूज नहीं होता है. हम सभी लोग इस चीज़ से भी परिचित हैं. कई बार ऐसा होता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई ना कोई इंडिफिनिट आर्टिकल लगा करके प्रॉब्लम दे दी जाती है. अगला है, दे आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब. जाहिर सी बात है कि इनके साथ में प्लूरल वर्ब के साथ में इनका यूज नहीं होता है. किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लेंगे. कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें, अदरवाइज माइक बंद कर लें. जी. प्लूरल वर्ब का इसके साथ यूज नहीं होता है, या फिर अगर यूँ कहें कि मतलब जो है ये अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेते हैं, ठीक है. दोनों चीज़ें एक ही हैं. मच और सेम आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मेनी, ठीक. मच और सेम का यूज जो है हम सभी को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, किसके स्थान पर? मेनी के स्थान पर, ठीक. डिनोटिंग प्लूरलिटी को, जब भी हम प्लूरलिटी को डिनोट करते हैं इन दैट सेंस. नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे हमारे जो इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं, ठीक, जिनको हमें देखना है कि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं हमको करना होता है. कभी भी हम ये सही लगा करके उनको प्लूरल में हम नहीं बनाते हैं. और ना तो इनसे पहले कोई आर्टिकल अगर आता है तो उसको हम आर्टिकल भी रिमूव करना होता है. जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं,
ठीक है। और कई बार इस तरह से नोट्स बनाए गए हैं कि कई सारे एग्जाम्स का जो है इस तरह से फ्यूजन तैयार किया गया है कि जिन चीज़ों को बार बार जो है एग्जामिनर पुटअप करता है, रेज करता है वहाँ से क्वेश्चन, उन्हीं वर्ड्स को मोस्टली रखा गया है। तो इनको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस तरह से नज़रअंदाज ना करिएगा कि ये तो पढ़े तो कई बार है। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस ए मैसेज डिस्कशन के सेंस में। मिसचीफ है ब्रेड, सीनरी, एब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट। ठीक, जैसे अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट कर दिया जाएगा तो लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, भाषाएं होती हैं, भाषा हो जाती है। पोएट्री, नेक्स्ट है फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्विपमेंट्स करके प्रॉब्लम दी जाती है तो लोग वहाँ तक जो है थोड़ा सा सोचने में गलती कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पर हो ही जाती है। ठीक, इक्विपमेंट्स अक्सर दिया जाता है तो इक्विपमेंट ध्यान रखेंगे, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है। मशीनरी, मटेरियल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में एक आध दिन का एग्जाम्पल हम लोग इसको देख ले रहे हैं। ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कोई भी, अभी पहले ही मैंने जो है कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उससे आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कोई भी हमको आर्टिकल जो है इस तरह का, कौन सा आर्टिकल नहीं आर्टिकल, दिए। इंडेफिनिट आर्टिकल, हाँ इंडेफिनिट आर्टिकल हमको नहीं यूज करना है। तो एन हमारा सुपरफ्लुअस है, ओमिट करना है। नेक्स्ट है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। ठीक, अब यहाँ पर ट्रू टू योर वर्ड होता है, न कि योर वर्ड। ठीक है, वी वर्ड हमने पढ़ा भी था तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ट्रू टू योर वर्ड होता है, आपको वर्ड्स के प्लेस पर वर्ड करना है। नेक्स्ट है ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ। ठीक, देखिए मिसचीफ नहीं होता है, मिसचीफ ही होता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम दी जाती है तो चीज़ें अगर कई बार एग्जाम्पल में भी हम लोग अगर कर लेंगे तो मेरा मानना है कि जो मिस्टेक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो कम हो जाती हैं। मेनी पर्सन डिसलाइक एडवाइसेज। ठीक, आप डायरेक्टली पिक करें, एडवाइसेज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एडवाइस कर देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं, दीज नाउन्स में बी यूज टू डिनोट द सिमिलरिटी एज फॉलोज। ठीक, सिमिलरिटी को डिनोट मतलब करने के लिए, तो जहाँ जब भी वहाँ पर हम सेपरेटली किसी मतलब एक या दो की संख्या बताने के सेंस में हम उसका यूज करते हैं सिमिलर सेंस में, तो इन दैट सेंस अ पीस ऑफ, हम जो है अ पीस या अ वर्ड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस या वर्ड ऑफ एडवाइस, दोनों यूज हो सकते हैं। ऑप्शन में अ पीस ऑफ तो खैर आप लोग पहले से देखे होंगे, लेकिन अगर अ वर्ड ऑफ अ पीस ऑफ नहीं मिलता है, अ वर्ड ऑफ मिल जा रहा है तो आप उसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है अ वर्ड ऑफ एब्यूज। ठीक, एज इट इज जो है पूछा जा सकता है। अ वर्ड ऑफ एब्यूज, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ या अ लोफ ऑफ। देखिए अ लोफ ऑफ ऐसे ब्रेड के लिए तो लोफ होता है, ठीक है, प्योरिटी के लिए लोफ होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे अ पीस ऑफ भी जो है कंसीडर किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर लोफ नहीं मिलता है तो आप उसको, नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आप उस पर नहीं जाएंगे, आप पीस ऑफ को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ लगेज। अब इसी सेंस में अगर इन नाउन्स को प्यूरल दिखाने के लिए, प्यूरल डिनोट करने की बात अगर आती है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मच या सम लगाएंगे। एडवाइस के बारे में अगर हम क्या यूज़ करेंगे तो मच या सम का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ एडवाइस हो सकता है, अ मेनी वर्ड्स, अ लॉट ऑफ मेनी वर्ड्स, ठीक, या मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, टू पीसेज। ठीक, या पीसेज ऑफ भी लिखा जा सकता है, टू पीसेज, थ्री पीसेज ब्रेड हो सकता है, या लोफ्स ऑफ ब्रेड, वर्ड्स ऑफ एब्यूज। अभी तो हम लोग इसके पहले जो है सिंगुलर देख रहे थे, प्लूरल के सेंस में इस तरह से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है, देखिए कुछ हमारे ऐसे कलेक्टिव नाउंस होते हैं जो फिजिकली होता क्या है कि वो हमको देखते हैं कि वो जस्ट लाइक अ सिंगुलर नंबर है, लेकिन उनका यूज में हमें प्लूरल में करना होता है और प्लूरल वर्ब भी हमको देनी होती है। जैसा कि अभी कल भी हम लोगों ने देखा था। तो कई बार प्रॉब्लम कई तरीके से, एक तो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया जाता है, ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया जाता है, उसको भी प्लूरल या सिंगुलर बना करके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। इन वर्ड्स के साथ में सिंगुलर प्लूरल दे करके प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। साथ साथ में वर्ब से संबंधित प्रॉब्लम इससे रिलेटेड दी जाती है। तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। टाइटल, जेंटी, पीजेंटी, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपुल, मेजॉरिटी, फॉक्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखेंगे जो फिजिकली देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है ऑलवेज वो प्लूरल वर्ब लेते हैं या प्लूरल में ही किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपने साथ में
सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कमेटी, ठीक है, जनरली सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कमेटी है, ज्यूरी है, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड टू बॉडी और ग्रुप, ठीक, नॉट एज ए मेंबर। जब यहाँ पर हम बॉडी या ग्रुप के सेंस में हम यूनाइटली बात करते हैं देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक, विद दीज नाउन। लेकिन अगर उनमें सेपरेशन की बात आती है या इंडिविजुअलिटी जब जहाँ पर शो हो रही होती है तो वहाँ पर हम प्लूरल का वर्ब का यूज करेंगे, जैसा कि आप सभी लोग इससे पहले भी इस तरह के वर्ड्स पढ़ चुके होंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख ले रहे हैं। When these nouns denote some members and individuals, the verb is used in plural form. जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया। फॉर एग्जाम्पल, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पहली बात तो कैटल में यस नहीं लगाएंगे, कैटल इज ऑलरेडी प्लूरल नंबर नाउन, तो कैटल जो है नहीं होना चाहिए, करेक्ट वर्ड हमारा क्या होगा, कैटल। नेक्स्ट है मेजॉरिटी इज, अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो मेजॉरिटी इज द फेवर ऑफ इज दिस प्रपोजल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी हमने प्लूरल में अभी यूज करने के लिए मैंने बताया था प्लूरल में यूज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कमेटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू, ठीक, अब यहाँ पर जो है यूनाइटली बात हो रही है कि सेपरेटली हो रही है इस इशू पर, तो ये करेक्ट है, यूनाइटली बात हो रही है, लेकिन अगर डिवीजन की बात आएगी तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब ले लेगा, जैसा कि अभी चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है। तो कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, अब यहाँ पर डिवीजन की बात हो रही है तो इसलिए वो प्लूरल यूज की जाएगी। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्रीज, पीपुल्स का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, लोगों से नहीं है, ठीक है, इसका मतलब राष्ट्र भी होता है, हम लोगों ने कल भी देखा था इसको, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। एवरेज, द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, 4 मेंबर्स, दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट टूल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए पीछे का। क्या चीज? द पीपल्स ऑफ, ओके सर। यहाँ से किसमें प्रॉब्लम है जी बताओ? द पीपल ऑफ, ये मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी मैंने बताया कि मेजॉरिटी पीपल्स, अच्छा पीपल, ठीक है। देखिए पीपल का मतलब लोग भी होता है और पीपल्स में राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र भी होता है। पीपल्स यहाँ पर जब भी मतलब राष्ट्र के सेंस में यूज किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे, कल हमने बताया था राष्ट्र भी होता है, जब भी उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसके सेंस जो है अलग अलग मैंने बताया था हो जाता है। पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल में होता है, लेकिन जब पीपल्स किया जाता है तो उसका सेंस राष्ट्र होता है। यहाँ पर क्या बताएगा, पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस, ठीक, तो यहाँ पर पीपल्स का सेंस क्या है, सभी देशों के जो राष्ट्र हैं, ठीक है, कंट्रीज हैं, उनकी बात की, मतलब सभी कंट्रीज के जो वही है, द पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज, ठीक। लोगों का सेंस भी होता है, राष्ट्र का भी होता है, ये सेंस में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए स्टडी यहाँ ऑफ तो दिस, लोगों के सेंस, सर यहाँ तो लोगों के यहाँ सेंस पर में आ रहा है ना, हाँ कंट्रीज है, हाँ अभी कल मैंने ये बताया था तो कि जैसे अगर अगर वर्ड की बात की जाए, जी ठीक हो यहाँ पर जाएगा। पीपल्स ऑफ ऑल कंट्रीज, यहाँ पर जो है वेरियस मीन्स की जब वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल की बात की जा रही होती है वहाँ पर पीपल की जगह पर पीपल्स किया जा सकता है। वैसे पीपल्स का मतलब राष्ट्र भी होता है, समझ रहे हैं, जी सर। अरे वेरियस इसका टाइप्स मतलब ऑफ, होता, इनका मतलब हो गया सर राष्ट्राध्यक्ष, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, मेंबर एक तरीके से कहिए, वो हो गया। नहीं वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के सेंस में भी पीपल्स का यूज होता है, वैसे पीपल्स का सेंस राष्ट्र होता है, ठीक, यहाँ पर तो खैर राष्ट्राध्यक्ष या फिर जो है मतलब उसी सेंस में यूज किया गया है। ये कुछ हमारे नाउन्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म जो है उनको ध्यान रखना है किस किस तरह से बनते हैं, ऐसे ये क्वेश्चंस जब भी रेज किए जाएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। जैसे वुड मटेरियल, ठीक है, वुड मटेरियल होता है लेकिन वुड्स मटेरियल हम नहीं लिखते हैं, वुड्स फॉरेस्ट लिखा जाता है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। वाटर मटेरियल होता है जबकि वाटर से सी लिखा जाता है। एसेट, ठीक, एसेट क्वालिटी, एसेट प्रॉपर्टी होता है। सैंड मटेरियल, सैंड लैंड लिखा जाता है, सैंड मटेरियल नहीं होता। आयरन मटेरियल, जैसे आयरन होता है, आयरन मीन्स तो खैर लोहा होता है, बट आयरन का मतलब लोहे की जंजीर या बेड़ियां हो जाता है, लेकिन आयरन चेन होता है ना। क्लॉथ मटेरियल,
जबकि क्लॉथ ड्रेस होता है। अगला है टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। अगर कोई दो नाउन हैं, ठीक है, सॉरी दो कोई एडजेक्टिव हैं जो डिफरेंट मीनिंग को जो है डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है वर्ब वहाँ पर हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कल्चर एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग। कल्चरल एंड सोशल लाइफ जो होगी है इंडिया की, वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल यूज की जाएगी। इन द सेम वे समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपल्सरी इन आवर स्कूल। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फ्रेम कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो ये भी हमारे एग्जांपल्स हैं। मतलब कि अगर प्रीपोजिशन के साथ में कोई दो नाउन अगर आए हैं, ठीक है, नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन अगर रिपीट किया गया है तो ध्यान रखेंगे वो सिंगुलर ही रहते हैं ऑलवेज, ठीक है, उनको प्लूरल नहीं रखेंगे। जैसे वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है, फिल्म आफ्टर फिल्म, फिल्म आफ्टर फिल्म नहीं, ठीक है। इस तरह से आवर आफ्टर आवर, डोर टू डोर, न कि डोर्स टू डोर। कई बार ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें डोर टू डोर कर दिया जाता है। पोस्टमैन डिलीवर द लेटर, डोर्स टू डोर। दरवाजों नहीं होता है, दरवाजे जो है डिलीवर करता है। अगला रूल है, देखते हैं, द यूज ऑफ फ्रैक्शन। देखिए 1.5 years आर वेस्टेड, ध्यान रखेंगे इसको। इससे पहले वाला रूल वन, कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई दो नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है, फिर आफ्टर दैट जो है वही नाउन अगर रिपीट कर दिया जाता है, तो ऐसे सेंस में जो है सिंगुलर फॉर्म ही लेगा वो। जाहिर सी बात है कि मतलब वो उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं रखेंगे नाउन को, ठीक है। जैसे वर्ड फॉर वर्ड दिया हुआ है, फॉर प्रीपोजिशन है, दूसरा वर्ड फिर से वर्ड जो रिपीट कर दिया गया, दोनों नाउन है, तो वर्ड फॉर वर्ड्स नहीं लिखा जाएगा, प्रॉब्लम देगा। तो इस तरह से वर्ड फॉर वर्ड्स दे देगा, ठीक है। डोर टू डोर लिखा जाएगा, ना कि डोर्स टू डोर। कहने का मीन है कि अगर प्रीपोजिशन के साथ में कोई दो नाउन रिपीटेड नाउन अगर आ रहे हैं तो उनको सिंगुलर में ही रखेंगे, प्लूरल में नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ? जैसे सिटी आफ्टर सिटी सर। जी जी यस सर। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, यूज ऑफ फ्रैक्शन। जी, अगर एंड से जुड़ा होगा तो हो जाएगा सर प्लूरल। एंड प्रीपोजिशन कहाँ होता है? तो वहाँ पे तो प्लूरल होगा ना सर। अरे मैम जी वो दूसरी कंडीशन होती है, वो दूसरी कंडीशन है सर, ये जो बता रहे हैं अलग है। हाँ, एंड से जब कोई दो नाउन जुड़े हुए होंगे तो अगर वो जो है मतलब यूनिटी को शो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि वो सिमिलर वर्ब लेते हैं। लेकिन एंड से जुड़े हुए कोई दो नाउन अलग अलग सेंस वहाँ पर दे रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब लेंगे, सिंपली प्लूरल वर्ब लेते हैं। यस सर, ओके सर, मैं कंफर्म करना था सर। ओके सर, ठीक है, नॉट मेंशन। आगे देखते हैं, रूल नंबर 4, द यूज ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए समझने की जरूरत है। 1.5, ठीक है, 1.5 अगर आ रहा है, ठीक है, हाफ ईयर, आर वेस्टेड, ठीक है। अगर 1 सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर, एंड अ हाफ ईयर, ठीक, तो यहाँ पर 1.5 साल मतलब हो गया, 1 और आधा वर्ष, ठीक है, आर वेस्टेड, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन अगर आ ईयर पहले आ जाए, आ के साथ में आ का यूज जो है जस्ट लाइक आ एडजेक्टिव यहाँ पर किया जा रहा है ना, आ ईयर एंड अ हाफ, ठीक, आगे ईयर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इज वेस्टेड ही लिखा जाएगा। दूसरा सेंटेंस जैसे दिया हुआ है 1.5 आवर, ठीक, आर वेस्टेड। यहाँ इससे भी आप देख सकते हैं कि 1.5 के बाद में ईयर्स है तो आर वेस्टेड हो रहा है, ठीक, 1.5 आवर्स आर वेस्टेड। लेकिन अगर आ ईयर एंड अ हाफ दिया हुआ हो तो ये सिंगुलरिटी को ही शो कर रहे हैं, वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है, तो इज वेस्टेड हो जा रहा है। एन आवर एंड आ हाफ, अब दोनों से पहले आर्टिकल भी लगा हुआ है, दोनों सिंगुलरिटी को शो कर रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन सिंगुलर वर्ब हम देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है नाउन का टॉपिक जो है। सर ये प्रीवियस वाला एक बार और बता दीजिए। प्रीवियस वाला आर्टिकल होगा तो दोनों से पहले तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और नहीं होगा जी। तो
प्लूरल आएगी। देखिए आर्टिकल भी है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए वन एज अ नाउन यूज किया गया है एंड अ हाफ के बाद में ईयर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं कि आर वेस्टेड, ठीक, वर्ब प्लूरल ले रहा है, लेकिन आ ईयर एंड अ हाफ दिया रहा है, तो दोनों जो है एंड से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ये दोनों सिंगुलर वर्ब जो है सिंगुलर वर्ब लेंगे, आ ईयर एंड अ हाफ इज वेस्टेड। सिंपली सर हमको ये याद रखना है कि अगर हाफ के बाद कहीं ईयर लिखा है, आवर लिखा है, तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। अगर हाफ के बाद अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, है ना सर? जाहिर सी बात है, हाँ जाहिर सी बात है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसके बाद यूज किया हुआ जो नाउन होगा, ठीक है, वो अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं, वर्ब प्लूरल लेगा, और इसको जस्ट लाइक का एडजेक्टिव यूज किया गया होगा, ठीक है। आ हाफ है, ये जो भी है, हाफ पास्ट है, मतलब जो भी है क्वार्टर है, तो उसको जो है एज एडजेक्टिव यूज किया गया होगा, जबकि यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया गया है और दोनों जो है सिंगुलर के सेंस में यूज किए गए हैं, तो वर्ब सिंगुलर ही लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई एडजेक्टिव यूज नहीं। सर जब नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, जब एज एडजेक्टिव होगा तो प्लूरल वर्ब। जी बिल्कुल। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। जैसे तो ये नाउन का टॉपिक जो है आज जितना जो कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग जो 6 है नंबर इम्पोर्टेंट रूल को पॉइंट एक है। बार दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। कौन सा? लास्ट वाले को दिखा रहा हूँ जी। ओके सर, डन। यहाँ तक कि तो खैर ये नाउन का हमारा टॉपिक रहा, जो हमारे अकॉर्डिंग जो है, या हम हमारी टीम के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं उनको कोशिश की गई है कि इसमें शामिल करने के लिए। वैसे तो तमाम सारी चीज़ें आप लोगों ने अलग से भी पढ़ रखी होंगी। तो इस तरह से हमारा नाउन का टॉपिक आज फिनिश हुआ। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ें अगर छूट रही हो तो फिर आप बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट को लेकर के। फिर हम चाहेंगे कि अगला सेगमेंट हमारा स्टार्ट किया जाए। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, नो प्रॉब्लम। ओके, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। देखिए जो भी ये नोट्स आप लोगों ने पढ़ा, और इसके बाद जो है अब एक आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा। कल जो है वो टेस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, हार्डी क्लासरूम पे मिलेगा टेस्ट। तो जो भी साथी उस क्लासरूम पे नहीं जुड़े हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर देंगे, उसका जो है ग्रुप पे आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा। हालांकि पब्लिक ग्रुप पे लिंक नहीं दिया जाएगा क्योंकि सभी के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि जो नियमित साथी हालांकि है वो भी निःशुल्क ही, हार्डी क्लासरूम भी निःशुल्क ही है, लेकिन वहां पर सिर्फ उन्हीं साथियों को अलाउ है जो रेगुलर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जो आने जाने का सिलसिला जिनका चालू है, मेहमान नवाजी के लिए आते जाते हैं, ऐसे साथियों से हम अपनी दूरी बना के रखना चाहते हैं। वो जहाँ पे खुश हैं वहीं पे खुश रहें। तो जो वाकई में रेगुलर रहना चाहते हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं और नहीं जुड़े हैं तो हमसे जो है संपर्क कर लेंगे, हम उनको जो है दे देंगे, न्यू क्लासरूम जो है उनको दे देंगे। हम लोगों का प्लेटफॉर्म खैर मेहमानों का स्वागत करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेहमान नवाजी भाई आप लोग भी समझ रहे हैं कि कुछ ही देर तक की जाती है। नहीं ना, मैं एक दो बार आए हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मतलब ही रहता है कि सिर्फ आना जाना देखना झांकना, तो ऐसे ना वो यहाँ पे टिकते हैं ना कहीं टिकेंगे, तो ऐसे लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो उनको हम उनसे दूरी बनाना चाह रहे हैं। बाकी सब लोग जो है अच्छे हैं, सभी साथी अच्छे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा। और एक चीज ये भी है कि कल आप लोगों को मिलेगा ये 50 क्वेश्चन का नाउन पे टेस्ट। और परसों डेट कौन सी पड़ेगी? 31 होगी ना? क्यों? आज 29 है, कल 30, 31 होगी। यस सर, यस सर। हाँ, तो 31 को जो है आपको 125 का एक फुल टेस्ट मिल जाएगा, वो भी जो है हार्डी पे ही मिलेगा। तो जो भी पेड के साथी हैं वो भी हार्डी पे ही अटेम्प्ट करेंगे। तो जो न्यू पेड के साथी जुड़े हैं वो हार्डी का क्लासरूम हमसे ले लेंगे, उसी पे टेस्ट पब्लिश होगा, पेड पे नहीं होगा और ना ओपन पे होगा, सिर्फ हार्डी पे होगा और सब लोग उसी पे अटेम्प्ट करेंगे। ओपन है सबके लिए। तो 125 का और कल
ये दोनों टेस्ट जो है हार्डी पे पब्लिश होने वाले हैं, तो सब लोग जो है उसके लिए तैयार रहिए, अपना जो है अधिकतम देने की कोशिश करिए कि 125 क्वेश्चन का जब टेस्ट होता है तो आपको एक अपना मूल्यांकन करने का मौका मिलता है कि हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर अपने आप को हम पाते हैं। तो आई होप कि वो आपको बेनिफिट चीजें देंगी, बेनिफिशियल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटर हम कवर कर रहे हैं, जीआईसी के राइटर हैं जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर बायोग्राफी हम पढ़ लिए थे, इनके लिटरेरी फेजेस पढ़ लिए थे। लिटरेरी फेजेस में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इनके पूरे लिटरेरी करियर को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, और पहले भाग जो है फर्स्ट पार्ट जो है कल हम लोगों ने इनका पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट क्या है, फ्रेंच, और सेकंड पार्ट इटालियन, और थर्ड जो पार्ट है, पीरियड है, इंग्लिश। वो जो है इंग्लिश का माना जाता है। तो हमने फर्स्ट पीरियड से रोमांस ऑफ द रोज, जिसे रोमांस ऑफ द रोज भी सर इंग्लिश थोड़ा में, जूम कर दीजिए प्लीज सर। थैंक यू सर। ये पहला वर्क कल हम लोगों ने पढ़ा था, रोमांस ऑफ द रोज। इसे जो इंग्लिश में हम रोमांस ऑफ द रोज प्रोनाउंस करते हैं, और ये सोर्स लिया गया था रोमन डेला रोज जी। स्क्रीन शो है, आप एक बार जो है एंट्री ले लीजिए, सर एंट्री हो रही है। करके, यहाँ से दिक्कत नहीं है। ये गुइलाउम डी लॉरेस एंड जीन डी म्यून के एक वर्क पर आधारित इनका वर्क है, और जो सबसे अर्लीस्ट वर्क इनका जो है माना जाता है। ये का फीचर भी हमने इसके देख लिए थे, कैरेक्टर भी इसमें देख लिए थे, शॉर्ट स्टोरी भी इसकी शॉर्ट में हम लोगों ने कवर कर ली थी। और दूसरा जो राइट इनका वर्क था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द बुक ऑफ डचेस, ये एक एलेग्रिकल वर्क है, और ये भी पूछ लिया था द बुक ऑफ डचेस किसका जो है इसके राइटर कौन है, पूछ लिया जाता है। राइटर भी इसका पूछ लिया जाता है, और इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, और इसका जेनरा भी पूछ लिया जाता है, और ये किसको डेडिकेट है ये भी पूछ लिया जाता है, और एलेगोरिकल जो मीन्स निकलता है वो किसको रिफर करता है, ये भी चीजें जो है यहाँ से पूछ ली जाती हैं। तो ये जॉन गाउंट को जो है ये इन्होंने डेडिकेट किया था, उन्हीं की वाइफ के जो डेथ हो जाती है तो उसको एलेगराइज यहाँ पर किया गया है, एज ए इलिजी रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका जो है जो इसके एलिमेंट्स हैं रोमांस, एलेगरी और इलिजी के इसमें मिलते हैं। इसका चीफ जो है एक नाइट होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट, और इसमें जो ड्रीम विजन जो है ये एक उस समय की बहुत ही फेमस लिटरेरी डिवाइस थी, उसका यूज किया है। कैरेक्टर जो है सब कुछ सपने में, स्टोरी यहाँ पर चलती है। ये सब चीजें कल हम लोगों ने थीम, लव, मॉरलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में कौन कौन से वर्क इनके महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको पता होंगी, या फिर जिस भी कोचिंग से आप पढ़े हैं वहां से चीजें आप लोगों की तैयार कराई गई होंगी। लेकिन ये एक बात ये तय है कि अगर आप लगातार हमारे साथ किसी राइटर को कवर करते हैं तो जितनी जानकारी आपने किसी भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन लिया है उनमें से 3-4 पॉइंट आपके एक्स्ट्रा जानकारी के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। जो नेक्स्ट पीरियड है इनका इटालियन पीरियड, सबसे पहला तो चीज यही क्वेश्चन बन जाता है कि कब से कब तक के माना जाता है। तो 1373 टू 85 जो है इनका ये माना जाता है, 1373 टू 85। इस पीरियड में जो है जो इन्फ्लुएंस दिखता है
चासर के वर्क पर उनका जो है दांते, पेट्रार्क और बोकासियोस का इन्फ्लुएंस इस पीरियड के वर्क्स पर काफी दिखता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हिच पीरियड इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते और पेट्रार्क, फ्रेंच, इंग्लिश और इटालियन? तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। द पोइम ऑफ चासर्स इटालियन पीरियड शो द प्रोग्रेस इन हिज मास्टरी ऑफ रिटोरिक टेक्निक, स्टाइल एंड मीटर। जैसा कि हम लोग विलियम शेक्सपियर के विषय में जब पढ़ते हैं तो चाहे डाउडन के अकॉर्डिंग देख लें, चाहे आप विलियम जे लॉन्ग के अकॉर्डिंग, जो उनके 4 पीरियड माने गए हैं, तो जो उनका 3rd पीरियड होता है वो काफी मेच्योरिटी वाला माना जाता है उनका, और उसमें जो है ग्लूमी भी माना जाता है वो। तो उसमें काफी अच्छे अच्छे वर्क उनके आते हैं जो उनकी जो लिटरेरी जीनियस है उसको जो है डिपिक्ट करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर माना जाता है कि जो इटालियन पीरियड है इनका चासर का, उसमें जो इनकी जो जीनियस थी, जो राइटिंग जीनियस थी, जो लिटरेरी क्वालिटीज थी, वो निकल करके सामने आती हैं। इनमें पहला जो वर्क आता है वो हाउस ऑफ फेम आता है, दूसरा है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन। द लीजेंड ऑफ गुड वोमेन ये जीआईसी ही नहीं, ये टीजीटी या किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, इवन एलटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टर्म की निजात करी है और यहाँ से कई चीजें स्टोरी के रूप में भी चीजें बन जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पीरियड का जो पहला वर्क है, द हाउस ऑफ फेम 1379 टू 80। जनरली जो पहला पीरियड हमने देखा तो 60s के लगभग स्टार्ट होता है वो। तो जो उनका पहला वर्क आता है वो 60s में आता है। सेकेंड वर्क बुक ऑफ डचेस जो आता है वो आपका आता है 69 में, और इसके बाद जो है 1379 में सीधे आता है। पहले वर्क का जो है जो रोमन डी रोजेस है, रोमांस डी रोजेस, तो उसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मिलता है, लेकिन बुक ऑफ डचेस का 69 जो है मिल जाता है। अब इसके बाद जो फेमस वर्क आता है उनका वो यही आता है हाउस ऑफ फेम 1379 टू 80 ये माना जाता है, क्योंकि जनरली इनके जो डेट्स हैं बड़ा क्लियरेंस नहीं मिलता, इसलिए ये कामा और आब्लिक करके आपको जनरली बुक्स डेट्स में मिल जाएंगे आपको। दिस वर्क हैज क्लोज रिजेंबल्स ऑफ दांतेस डिवाइन कॉमेडी। आपसे पूछा सकता है इसका सोर्स क्या है या इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है या ये मॉडल्ड किस पे है। तो दांते की डिवाइन कॉमेडी पे इनका हाउस ऑफ फेम जो है ये मॉडल्ड है। The theme of this work quite carried by an eagle, एक ईगल जो है लिया है उन्होंने, और ईगल ये आता कहाँ पे, दांते इज गाइडेड बाय वर्जिल्स, उसमें जो एक ईगल कैरेक्टर आता है, पक्षी है, उसी से थीम ले करके इन्होंने पूरे वर्क को बना दिया है। टू हाउस ऑफ द फेम वेयर ही इज अ हेयर इंपॉर्टेंट टाइडिंग्स ऑफ लव। ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोर्स के रूप में आप इनको जान सकते हैं। आगे यहाँ से देखिए, द हाउस ऑफ फेम इज अ मिडिल इंग्लिश पोइम रिटन बाय जोफ्री चौसर, द फेमस इंग्लिश पोइट एंड ऑथर इन द 14th सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन बन जाता है टीजीटी में कि जेफरी चौसर किस एज से बिलोंग करते हैं, 14th सेंचुरी, ये ध्यान रखना होगा। 1339-40 में इनका जन्म माना जाता है। Here is a breakdown of the elements you requested। जी आगे देखिए, इट इज कंसिडर वन चौसर एर्लियर वर्क, ये चीज, ये पॉइंट, ये जो है अर्लियर वर्क जो है इनका माना जाता है। द पोइम इज ऑफन एनालाइज्ड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम सच एज नेचर ऑफ द फेम, द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्च्यून एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। इस वर्क की कोई थीम्स की अगर हम बात करें तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर हम थीम का इनके डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। चासर इम्प्लाइज ड्रीम विजन जेनरा, इसमें भी जो है ड्रीम विजन का इस्तेमाल किया गया है। जनरली इनके जितने वर्क हैं वो सब उनका जो कैरेक्टर है, जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, वो सब सपनों में स्टोरी वगैरह चलती है। तो इसमें भी ड्रीम विजन का आपसे पूछा सकता है कि चासर्स फेवरेट डिवाइस कौन सी थी, तो वो ड्रीम विजन जेनरा जो है ज्यादातर वर्क्स में यूज करते थे।
where the narrator dreams of the fantastical journey of the celestial palace, एक दैवीय पैलेस में जाता है, द हाउस ऑफ फेम, जिसे हाउस ऑफ फेम कहते हैं। स्कॉलर आल्सो एग्जामिन द कंटेम्प्रेरी ऑन द मेडिवल सोसाइटी एंड द पोर्ट्रेट ऑफ द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन रेपुटेशन। उस समय जो है रिकॉग्निशन का और मान सम्मान का जो काफी लोगों में एक सीख रहती थी, जो खोज रहती थी, एक रिक्वायर रहती थी, उस चीज को भी यहाँ पर जो है चासर ने इस वर्क में डिपिक्ट किया है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। ये पोएम 3 बुक्स में डिवाइड की गई है। चासर वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल लिटरेचर। ये जो है क्लासिकल लिटरेचर से प्रभावित है, पार्टिकुलर द वर्क ऑफ वर्जिल्स एंड ओविड। जनरली हमने अभी देखा कि दांते की चीजों से भी चीजें ली गई हैं यहाँ पर, और जो इनका जो एलिमेंट्स हैं हमने अभी यहाँ पर कवर करा। बोकेसियो, दांते की डिवाइन कॉमेडी से जो है इसका रिजेम्बलेंस होता है। तो ये 2 रेफरेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे रेफरेंस दे देगा, कौन सा इसमें से नहीं रिजेम्बल करता या कौन सा इस वर्क से संबंधित नहीं है। तो 2-3 नाम जो है, दांते को भी आपको ध्यान में रखना है, वर्जिल को भी आपको ध्यान रखना है, ओविड को भी आपको ध्यान रखना है। इट इज रिटेन इन राइम रॉयल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइम रॉयल क्या होता है? 7 लाइन स्टेंजा होता है। ये चासर ने ही इसकी निजात करी थी। इसमें जो कुछ एलिमेंट्स जो दिए गए हैं इस वर्क के, एक नरेटर है जो एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में आता है, वही जो है चीजों को नरेट करता है, जर्नी है को, और ईगल है एक सुपरनेचुरल एलिमेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सुपरनेचुरल पार्ट किसे माना गया है, तो ईगल है। वेरियस फिगर्स यहाँ पर अन्य दिए गए हैं जो कि इनकाउंटर होता है उसका जो है हाउस ऑफ फेम में, जो कि एलेगराइज भी करते हैं उन सारे कैरेक्टर्स को, फेम को, र्यूमर को एंड अदर चीजें जो उस समय की चलती थी। कुछ शार्ट स्टोरी है, शार्ट स्टोरी में थोड़ा सा चीजें देख लीजिए। द पोएम बिगिन विद द नरेटर recounting a dream in which he lifted by a giant eagle to the house of fame। एक बहुत बड़े जाइंट ईगल के द्वारा वो हाउस ऑफ फेम में डाल दिया जाता है। A fantastical place constructed in the material such as glass। वो जो घर बना होता है किस चीज का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लास का बना होता है, एंड प्रीसियस स्टोन्स, और बहुत ही कीमती पत्थरों का। Inside the house of fame, the narrator observe a bustling scenes where voice echo and news is spread। वॉइस इको होती है, न्यूज इधर से उधर जाती है। He encounters frame herself, a figure adorned with eyes and ears, who determines which deed or stories are worthy of beings। The narrator witnessed the sense of various individuals seeking fame and recognizing in historical figures। However, he also observed the ephemeral and capricious nature of fame, as reputation rise and fall unpredictably. Eventually, the narrator's dream ends abruptly, leave him pondering the nature of truth and the transience of human desires। ये जो है अचानक उसका सपना टूट जाता है और ऐसा लगता है कि मानव की जो है इच्छाएं जो थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। इस चीज को एलेगराइज यहाँ पर किया गया है। द हाउस ऑफ फेम is a complex and multi-layered poems that reward carefully analysis, offering insight into both medieval societies and timeless questions of human ambitions and identity। ये चीज कह रहा है कि जो ये पोएम है ये उस समय का जो था उस समय की चीजों को तो डिपिक्ट ही करता है, लेकिन साथ में जो है कुछ ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति की हैं वो अनंत हैं, उन चीजों को भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो वर्क आता है इनका इस इटालियन पीरियड का, द पार्लियामेंटा फॉल इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन इन 1382। पहला जो डेट इसकी मिलती है बुक ऑफ डचेस की हम लोगों ने पढ़ा 69, और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हाउस ऑफ फेम 79 मिलती है। और इसके बाद जो आता है इनका वर्क जो मास्टर वर्क टाइप में माना आता है, फेमस वर्क है ये पार्लियामेंट ऑफ द फॉल,
ये 1382 का है। सेलिब्रेट द रिचर्ड सेकंड मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी मैरिज को जो है वो सेलिब्रेट करता है। टू एंड ऑफ बोहेमिया इन दैट ईयर, इट्स थीम इज नाउ द बर्ड्स असेंबल्ड ऑन यस्टी वैलेंटाइंस डे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा डे था जिसमें सारे बर्ड्स जो है एकत्रित होते हैं टू चूज देयर मेट्स, अपने जो है मेट्स को चुनने के लिए। जनरली जो वैलेंटाइंस डे होता है कहीं ना कहीं उससे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी वैलेंटाइंस कपल्स का मनाया जाता है और यहाँ पे भी ये जो दिखाया गया है तो वहां पर अपने डिजायर्स को चूज करने की बात कही गई है। एंड द कोर्टली एंड द सेवर्लियस ईगल्स, प्लैटिट्यूडिनस गूस, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, कौन कौन से बर्ड हैं? ईगल है, गूस है, कॉमन सेंस ऑफ डक है, एंड रोमांटिक डब है, एंड जिबिंग कुक्कू है, आर मास्टर पीसेस ऑफ द कॉमिक सटायर। उस समय की जो ये करेक्टर गूस, ईगल्स, डब, कुक्कू, डक, इनके माध्यम से जो कोर्टियर लव था, जो कोर्टियर सिचुएशंस थी, उस पे एक प्रकार का इनका एक सटायर था चौसर का। इसीलिए माना जाता है कि जनरली सब राजाओं के प्रेज में ही चीजें लिखा करते थे। चौसर ने जो है लोगों में नई चेतना लाने का काम किया और जो उस समय की बुराइयां थी उनको भी डिपिक्ट किया, एज ए कटाक्ष किया, उस पर सटायर किया। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल इज ए पोएम written by Geoffrey Chaucer believed to have been composed in the late 14th century. It is commonly considered one of Chaucer's earlier work, likely written in 1380s. जनरली इनके 80s, 90s, 60s इस तरह से मिलेंगे, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। पार्लियामेंट फॉल इज अ ड्रीम विजन, हम बराबर कहते हैं कि ड्रीम विजन उस एरा का एक फेमस डिवाइस था और इनके ज्यादातर वर्क में ड्रीम विजन है, तो इसलिए इनका ड्रीम विजन ध्यान रखिएगा। अ पॉपुलर जनरा इन द मेडिवल लिटरेचर, इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ एलेगरी, एलेगरी के भी कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, सटायर है एंड रोमांस, चूंकि वैलेंटाइंस डे की बात करी जा रही है। द पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स intricate structure, vivid imagery and theme of love, nature and the complexities of human relationship। व्यक्ति की उस समय की रिलेशनशिप कैसी थी उसको डिपिक्ट किया गया है, लव है, नेचर है और कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारी चीजें जो है इसमें एज ए थीम आप चीजों को समझ सकते हो। इनमें से कोई एक चीज अगर पूछ ली जाए कि थीम क्या हो सकती है आपके अनुसार, अगर जैसे आप मेन लिखने का मौका मिलता है तो वहां पर आप स्वतंत्र होते हैं अपनी चीजों को लिखने के लिए, तो इसको एक एक चीज को इलेबोरेट कर सकते हैं वहां पर। critics have interpreted in as a commentary on courtly love tradition and the social hierarchy of Chaucer's time। सोशल हायरार्की किसमें डिपिक्ट करी गई है, ये वन लाइनर पूछा सकता है। बाकी सोशल हायरार्की जब आपको डिपिक्ट करना हो हिस्ट्री में तो आपका इनका जो वर्क है चासर का, वहां पर आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप फैक्ट की बात करें, द पोएम इज आल्सो नोन एज द पार्लियामेंट ऑफ बर्ड, ये जो पोएम है दो नामों से जानी जाती है, हाउस ऑफ सॉरी पार्लियामेंट ऑफ बर्ड, अभी क्या आप जो ओरिजिनल नेम इसका क्या था, पार्लियामेंट ऑफ फॉल, और इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, जो फॉल है ये डबल अलग से स्पेलिंग भी इसकी आती है, ये आ जाइए। तो इसका तो दूसरा नाम है द पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, आर द असेंबली ऑफ फॉल्स, तीन नाम इसके हो गए, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स, असेंबली ऑफ बर्ड्स, असेंबली ऑफ फॉल्स। It is written in Middle English, the language of the time, though it is the relatively accessible compared to some other works of the period. Chaucer likely drew inspirations from earlier works such as Boccaccio's Cressida, जो जनरली इनके अर्लियर वर्क है, बोकेसियो का प्रभाव उस पर माना जाता है, इस पे भी माना जाता है कि काफी अच्छा प्रभाव बोकेसियो का पड़ा हुआ है। द रोमन डी ला रोजेस, इसका भी प्रभाव पड़ा, द लियो जेनलिकर के कुछ इटालियन राइटर हैं, उसका जो है यहाँ पर माना जाता है। कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें नरेटर होता है और ईगल है, फॉल्कन है, द काइट है,
और द पिकॉक है और द गूज है। नेचर इटसेल्फ इज पर्सोनिफाइड, यहाँ पर प्रकृति खुद एक अपना जो है रोल अदा करती है। स्टोरी इसकी आप लोगों के हिसाब से भी पढ़ी होगी, वेल नोन है कि वैलेंटाइंस डे पर जो है सारे पक्षी एकत्रित होते हैं एक जगह पर और जो अपना अपना फेवरेट जो है साथी जो है चुनते हैं। माना जाता है कि उस दिन जो है जो व्यक्ति अपने अच्छे साथी को चुन लेता है तो पूरे जीवन जो है उसका साथ जो है वो निभाता है। अन्यथा कि वास्तविक जीवन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पेयर में, तो वो चीजें भी यहाँ पर डिपिक्ट करी गई हैं। इसलिए इस डे को जो है काफी महत्वपूर्ण डे जो है माना जाता है इंग्लिश सोसाइटी में। दो द एलेगरी ऑफ द बर्ड्स कोर्टशिप रिचुअल्स, जो बर्ड्स हैं ये कोर्टशिप रिचुअल्स को जो है वहां पर डिपिक्ट करते हैं। The poem is rich imagery, vivid description of the capture of the beauty of nature world while offering a satirical commentary on the convention, poetry, love and social hierarchy। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने इटालियन पीरियड के 2 वर्क पढ़े। अगला जो वर्क हम पढ़ने वाले हैं वो द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टर्म जो है इसमें जोफ्री चौसर ने क्वाइन किया था और जिसको जो है जनरली हम लोग देखते हैं कि वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक, कल मिलते हैं द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन के साथ में। एज यूजुअल क्लास होगी, कल टेस्ट भी होगा आप लोगों का नाउन पे होगा और परसों जो है टेस्ट 31 तारीख को 125 का टीजीटी पे होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you.